वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं उदित पाठक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पाठक गोल एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए क्लासेस कर रहे हैं, तो उसी का ये पार्ट 3 है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को नियमित करते हैं तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा देती है। तो आप सबसे पहले की 2 वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि हमारा एवरीडे का कुछ वर्क प्लान रहेगा, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम 10 वर्ड्स पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद एक स्टोरी पढ़ेंगे, फिर 10 फ्रेजेस पढ़ेंगे और थोड़ी फिर बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर का रोल इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। इसीलिए हम ग्रामर का बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे, हमें ग्रामर के बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम ग्रामर के बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो पहला वर्ड जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है ट्रॉटेड। ट्रॉटेड का मतलब होता है अक्सर यात्रा। अक्सर यात्रा का क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई भागते हुए अचानक से आ जाए तो फिर हम उसे ट्रॉटेड ही बोलेंगे कि तुम बहुत ट्रॉटिंग कर रहे हो, कि ये जो यात्रा हुई अचानक से हुई और अक्सर हुई, तो इसे हम ट्रॉटेड बोलते हैं। जैसे कि घोड़ा भागता है तो हम उसे ट्रॉटेड बोलते हैं, ट्रॉटेड हॉर्स। नेक्स्ट है रिवोल्यूट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड्स मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में दिए हैं ये आगे चल के स्टोरी में दिखाई देने वाले हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान से समझ लें। अगर आप यहाँ पे इसे समझ लेंगे तो वहाँ पर आपको इसे हिंदी में समझने की ज़रूरत नहीं होगी। तो रिवुलेट्स का मतलब होता है नाले, नाले जिसमें पानी बहता है। और अगला है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का अर्थ होता है मठ। मठ ऐसी जगह होती है जहाँ पर साधु संत रहते हैं। तो जैसे आपने तिब्बत तिब्बत देखा है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में साधु संत हैं। भारत के दक्षिणी प्रांतों में भी बड़ी मात्रा में साधु संत पाए जाते हैं, तो मठ होती हैं वहाँ पर, तो इसे हम मोनेस्ट्री बोलते हैं। श्रीक का मतलब होता है चीख, चीखना। अगर हम श्रीक, श्रीक का मतलब होता है चीख, तो श्रीक का मतलब हुआ चीखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्व का मतलब हुआ भूखा। अगर कोई भूखा है तो वो स्टार्विंग, आपने सुना होगा, भूखमरी। और वैनिश का मतलब होता है गायब होना। अगर कोई गायब हो गया तो हम वैनिश, वैनिश एक आपने देखा होगा, डिटर्जेंट भी आता है। तो वैनिश का मतलब होता है गायब होना। यान का मतलब होता है जमाई लेना। और पुश का मतलब होता है धक्का देना। नेक्स्ट वर्ड्स, इसमें फिर से एक वर्ड रिपीट हो गया है। शील्ड का मतलब होता है चीख। और शैंक का मतलब होता है डूबा हुआ। अगर कोई चीज़ डूब रही है तो हम वहाँ पर शैंक का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे स्टोरी से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। आपको इन सारे वर्डों का सबसे पहली बात तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए और आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये वर्ड डेली रिवाइज करने हैं, पूरे दिन आपको लगातार बोलने हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। इन वर्ड्स का लेवल थोड़ा सा उठा हुआ इसलिए है क्योंकि हम बोलने में साधारण भाषा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन असल में जब सामने से कोई हमें कुछ बोलता है तो हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए। उसके लिए 10 वर्ड बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगली स्टोरी के ऊपर चलते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बता रखा है कि आपको किसी भी कीमत पे स्टोरी में हिंदी में नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो। मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू पहले ही दे दूंगा, उसमें आपको हिंदी में बताऊंगा, और उसके बाद आपको हिंदी का प्रयोग नहीं करना है। आपको इंग्लिश में, मैं चाहे समझ में आए या ना आए, आपको इंग्लिश में ही स्टोरी को देखना है। आपको बिल्कुल भी हिंदी के बारे में एक शब्द भी नहीं सोचना है और ना ही उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो के बाद में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कौन सा वर्ड आपको समझ में नहीं आया, मैं उसे दोबारा आपको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन आपको इसको हिंदी में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये आपको 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इनके नाम असल असल में ये तिब्बत के हैं, तो इनके नाम थोड़े से अलग होंगे। तेंजिन और ताशी नाम है शायद इन लोगों का। तो ये दोनों नाम इनके हैं। तो ये बच्चे हैं, जब बारिश का मौसम है तो ये बाहर निकल आए और इन्हें लगता है कि नाव तैराना सबसे मज़ेदार काम होता है। क्यों ना बारिश में नाव तैराई जाए, नौकायन किया जाए। तो ये पेपर्स की नाव बनाते हैं और उसे पानी में तैराना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इनमें से एक बच्चे के दिमाग में अचानक से आता है कि आखिर नाव डूब क्यों नहीं रही है। तो ये अपने गुरु के पास जाते हैं, जो कि मठ में बहुत बड़े होते हैं, सबसे बड़े मठाधीश होते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं, वो बूढ़े होते हैं। तो जैसे अपने यहाँ टीचर को गुरु बोला जाता है, गुरु का अर्थ होता है गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। ऐसे ही तिब्बत में गुरु के लिए जैनेला बोला जाता है। तो गैनेला और जैनेला, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक वर्ड आएगा जैनेला, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस
वर्ड को समझ लेना है कि इसका मतलब जेनेला होता है। जेनेला का मतलब होता है गुरु। तो मैंने आपको जो वर्ड बताए इंपॉर्टेंट वर्ड, वो आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो इसमें दो नाम आएंगे। हाँ, तो बच्चे ही जाते हैं उनके पास, तो वो उनसे जाकर पूछते हैं कि गुरुजी बताइए कि आखिर ये नाव पानी में कैसे तैरती है। तो वो भी नहीं जानते हैं कि आखिर नाव कैसे तैर पाती है इतनी इतनी बड़ी, और चम्मच क्यों डूब जाती है। सिंकिंग स्पून्स का मतलब डूबती हुई चम्मचें, और सैलिंग शिप्स का मतलब होता है तैरती हुई नाव। तो नाव कैसे तैर लेती है और चम्मच क्यों डूब जाती है, तो वो भी नहीं बता पाते हैं ऐसा। तो वो कहते हैं ठीक है, आप हमें अपनी साइंस की टीचर के पास ले चलो। दोनों बच्चे उन्हें पकड़ के साइंस की टीचर के पास ले जाते हैं। साइंस की टीचर का नाम सोनम होता है। तो वो उन लोगों को एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करती हैं कि आखिर किस तरीके से नाव तैरती है और चम्मच डूब जाती है। तो हमें अभी से यही समझना है। तो वो एक एप्पल के एग्जाम्पल पर बताती हैं। वो एक एप्पल को पानी के ऊपर डालती हैं, फिर वो एप्पल अंदर जब वो अंदर जाता है तो पानी थोड़ा बाहर निकलने लगता है। तो वो समझाती हैं कि देखो, जो एप्पल होता है वो अपने से ज़्यादा पानी बाहर फेंक पा रहा है, जबकि जो चम्मच है वो उतना पानी नीचे नहीं फेंक पाती है। इस कारण एप्पल नहीं डूबता है और चम्मच डूब जाती है। तो आपको बाकी की स्टोरी आपको इंग्लिश में ही समझनी है। पूरी तरीके से मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, स्टोरी अब आपको इंग्लिश में ही समझनी है। देखिए, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको इंग्लिश कभी नहीं आ सकती। अगर आप लगातार कोशिश करते रहें कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं उसे सीखने की कोशिश करूं, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अब आपको इस स्टोरी में अब आगे की तरफ जब मैं बढ़ूं, तो आपको हिंदी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इंग्लिश के बारे में सोचना है। इंग्लिश में पढ़नी है, इंग्लिश में ही समझनी है, चाहे समझ में आए या ना आए। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आएगी। और धीमे धीमे करके, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन, आपको ज़रूर ये एक ना एक दिन वीडियो पूरी इंग्लिश में समझ में आने लगेगी। और उसी दिन इस क्लास का जो मेन फोकस है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शेलिंग शिप्स एंड शिंकिंग स्पून्स। तेंजिन एंड ताशी were two young Tibetan monks. They lived in a small monastery on a beautiful hill. Here it was lovely when it rained. When Tashi looked out of the window late one morning, the rain was coming down hard. Rivulets were forming where the water had made paths in the muddy roads. Tashi could not Tashi could not think of a better way to spend the afternoon than selling paper boats. Tashi and Tenzin set about making many paper boats. As soon as it stopped raining, the boy ran outside. They shelled the paper boats. They had made some big, some small. The boats floated nicely along the path. The two young monks were happy. As they trotted back home, they saw Jan Lobsang. Janla lived in the monastery and told the children the most wonderful story. Janla, shouted the Tanjin, can you tell us a story about why boat floats? Jan Lobsang thought for a minute and said, I don't know why boats or ship, for the matter, floats. But I am curious to find it out. Janla and the children decided to go to ask Miss Shonam, the science teacher, if she knew why boats float. Tenzin and Tashi gently pulled Jan Lobsangs from his chair. They held his hand to help him walk. When they reached her room, Miss Sonam was reading a book. Tashi Delk, said Janla. Tashi and Tenzin. Tashi Delk, she replied. We have a question for you, said Janla. Yes. Can you tell us what makes a boat float on water, miss? Tenzin asked. I can, said Miss Sonam. Or maybe we find it out together. Before they knew it, Miss Sonam was giving instruction. Tenzin, please bring a plastic basin from the kitchen. Tashi, please fetch a small bucket of water. Janla, hold this apple. Please don't eat it. Miss Sonam asked Tashi to fill the tap to the brim.
Now Janla, she said, dip the apple in the tub, please. Enough to cover it completely in water. Janla gently dropped the fruit into the tub and pushed it down with a little finger. Some water spilled. Tashi and Tanjin shrieked, the water is overflowing. Janla, let us go. Let go of the apple, and it rose up. Mish Sonam was smiling. What happened here? She asked. Janla pushed an apple into the water, said Tenzin. Water spilled, said Tashi. The apples floating, said Janla. Correct answer, all of you, said Miss Sonam. Now can you tell me how much water spilled, Tenzin? Was it about a half cup? 1 cup? How much? Tenzin looked at the water on the table on the floor. He said, maybe 1 cup. That sounds right, said Miss Sonam. Jandla and Tashi nodded his agreement. Now take the apple out. Tashi filled the tub again. Here, Tenzin, will you drop this spoon into the water? Tenzin. Tenzin did. The spoon sank on the water. Too heavy, said Janla. Not as heavy as a sip in the sea, said Tenzin. Very little water spilled this time. Not even a quarter of the cup, said Tashi, a little sad. Again, you are all correct, said Miss Sonam. Then she asked, do you see? After Janla dropped the apple into the water, the apple pushed some water away before it could float. Is that the water that spilled? Asked Tenzin. Yes, so the apple could float because it pushed away more water than its own weight. That means the apple is lighter than the water it pushed away. What about the spoon then? Janla asked. Well, the spoon also pushed some water but much less. Certainly less than its own weight, so it sinks. Can we sell some votes now? Asked Tashi. It's time for a tea. It's time for my tea, said Janla. Miss Sonam smiled. Yes, enjoy yourself, she said, and gave the boys color papers to make the votes. And now the story is over. तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने इस स्टोरी को इंग्लिश में पढ़ा। हालांकि मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आए होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी। तो एक बार हम फिर से इस स्टोरी को थोड़ा सा हिंदी के साथ पढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। टॉपिक जब तक इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा तब तक आपका माइंड उस पर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, तो इसीलिए हमें टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार हम फिर से शुरू से चलते हैं। ठीक, तो इसमें आप देख रहे थे ये दो बच्चे थे जो कि नाव तैरा रहे थे। तो असल में हुआ क्या कि एक तेंजिन एंड ताशी वर टू यंग टिबेटन मॉन्क्स का मतलब होता है साधु। छोटे बच्चे थे, साधु बन गए थे। तो फिर जब एक बार दोपहर में बरसात चालू हुई तो वहाँ पर नाले बहने लगे। रिवुलेट्स का मैंने अभी आपको पीछे मतलब बताया था, इसका मतलब होता है नाले। तो उन्होंने उसमें एक पेपर की बोट बनाकर तैराना प्रारंभ कर दिया। छोटे बड़े हर तरीके के पेपर की बोट बनाकर उन्होंने वो उससे तैराने लगे। द टू यंग मॉन्क्स वर हैप्पी, और वो बहुत खुश हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रॉटेड का मतलब एकदम भागते हुए जब वो घर वापस आए अचानक से, तो उनके जैन लॉपसेंग नाम के जो मेन टीचर थे जो उन्हें अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनाया करते थे, जिन्हें वो जैनला बोलते हैं, मैंने आपको बताया जैनला गुरु को बोला जाता है। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप बता सकते हैं कि कैसे तैरती है बोट? तो कहा मुझे ये पता तो नहीं है, लेकिन मैं भी जानने का इच्छुक हूँ आखिर कैसे बोट को तैराया जाता है या फिर बोट कैसे तैरती है। जैनला और उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो मिस सोनम के पास जाएंगे जो कि उनकी साइंस टीचर हैं। तो वो उन्होंने उनका हाथ पकड़े और वो ले गए बूढ़े साधु को मैडम के पास। व्हेन दे रीच द रूम, जब वो मैम के रूम के पास पहुँचे, मिस सोनम वाज रीडिंग अ बुक, तो फिर वो बुक पढ़ रही थी। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया। ताशी डेल्क का मतलब होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर नमस्ते करते हैं ऐसे ही तिब्बत में नमस्ते की जगह हम ताशी डेल्क बोलते हैं। तो यहाँ पर हुआ ताशी डेल्क सेड जैनला ने टाशी डेल्क बोला। फिर मैडम ने भी रिप्लाई किया टाशी डेल्क। जैसे कि हम नमस्ते बोलते हैं तो सामने से भी हमें नमस्ते का रिप्लाई मिलता है, नमस्ते। तो इसी तरीके से ये टाशी डेल्क हुआ। तो टाशी डेल्क इज़ अ कॉमन तिब्बतियन
ग्रीटिंग, एक तिब्बत की ग्रीटिंग है। ताशी मीन्स गुड फॉर्च्यून, मतलब आपका भाग्य अच्छा हो। डेल्क मीन्स वेलबिंग, और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो इसी तरीके से नमस्कार हुई दोनों के बीच में। फिर उन्होंने अपने क्वेश्चनों को पूछा कि आप बता सकती हैं कि किस तरीके से बोट तैरती है। तो उन्होंने बताया, कहा कि जाओ तुम एक टब ले आओ जिसमें पानी भरा हुआ हो। वो जल्दी से जाकर टब ले आया और ताशी से कहा कि तुम यहाँ पर बैठो और देखो, और जैनला से कहा कि एप्पल को तुम इस टब के अंदर डालो। तो जब उन्होंने उसमें पानी भरा और ये जो बूढ़े संत थे उन्होंने इसमें एप्पल डाला तो पानी बाहर निकल गया। तो यहाँ पर एक वर्ड आया श्रीक्ड, ताशी एंड तेंजिन श्रीक्ड, ये जो वर्ड आया है श्रीक्ड। तो श्रीक्ड मतलब चीख, एकदम से चीख पड़े, अरे पानी बाहर निकल रहा है। मिस सोनम ने कहा हंसते हुए, बोली होने दो, जो भी हो रहा है होने दो। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उन्होंने, जैनला ने बताया कि ताशी बोला कि पानी फैल रहा है, और जैनला बोले कि जो है एप्पल ऊपर तैरने लगा है, जबकि मैंने उसे अंदर की तरफ पुश भी किया था लेकिन फिर भी वो ऊपर आ गया। तो सभी के आंसर करेक्ट बताए मैडम सोनम ने। और उन्होंने फिर आगे बढ़ते हुए बताया कि कि आखिर क्यों तैर रहा है ये। तो उन्होंने बताया कि ये जितना पानी उतना ही तैर रहा है। जब आप किसी सेब को डालते हैं तो वो अपने वेट से ज़्यादा वेट का पानी बाहर फैला देता है, जिस कारण वो तैरने लगता है। और जब आप चम्मच डालते हैं तो चम्मच तो भारी होती है लेकिन उतना पानी वो नहीं फैला पाती है। तो कहने का मतलब जितना पानी सेब बाहर निकाल रहा है उतना पानी चम्मच नहीं निकाल पा रही है। इस कारण सेब पानी पर तैरने लगता है और चम्मच नहीं तैरती। फिर वो बच्चे दोनों अपने टीचर्स से ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं। तो बस ये स्टोरी है दोस्तों। अब मैंने आपको इस स्टोरी को पूरा डिटेल में बता दिया है। अब आपको एक बार फिर से इस स्टोरी को पूरा स्टार्टिंग से देखना चाहिए, केवल इंग्लिश में। जब तक आप अपने आप को आरामदायक कोकून में रखेंगे, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जब तक आप खुद को कंफर्टेबल कोकून्स में रखेंगे तब तक आप कभी इंग्लिश नहीं सीखेंगे। आपको दिमाग को पर प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक नई लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है तो आपको दिमाग पर प्रेशर जरूर डालना पड़ेगा। तो आप एक बार फिर से इंग्लिश की इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेजेस, अब हम कुछ 10 ऐसे वाक्य पढ़ेंगे जो हमारी डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं। सबसे पहला, वेल डन डियर, शाबाश प्यारे, बहुत अच्छा किया तुमने। तो हम वेल डन बोलते हैं जब भी कोई बच्चा कोई अच्छा काम करता है। ऑफ कोर्स, बेशक मैं ये चीज़ ले सकता हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन, हाँ आप ले सकते हैं। वाई गॉड ग्रेस, सब प्रभु की कृपा से है। तो वाई गॉड ग्रेस का यूज़ करते हैं। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, आपने तो कमाल कर दिया। हाउ डिसग्रेसफुल, कितने अपमान की बात है कि आपने ऐसा काम किया। यू डू दिस, हाउ डिसग्रेसफुल, कितने अपमान की बात है कि आपने ये काम किया। गॉड हेवन, हे प्रभु। नेक्स्ट, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हरी अप मतलब जल्दी करना, हरी अप, वी शुड गो, हमें जाना है, जल्दी कीजिए। रेस्ट एश्योर्ड मतलब भरोसा रखिए। आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं जब कोई, मान लो आपने किसी ने आपको रुपए दिए हैं तो आप उससे बोल सकते हैं रेस्ट एश्योर्ड आई विल पे यू बैक, मेरे पर भरोसा रखिए मैं आपको इसे लौटा दूंगा। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। जब आप किसी बहुत लंबे समय बाद किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप ये बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। डजेंट मैटर मतलब कोई बात नहीं, किसी से कोई गलती हो जाती है और वो परेशान होता है तो आप बोलते हैं डज मैटर। तो आप इन शब्दों का, आप इन 10 वर्डों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन 10 सेंटेंसों का, और आप दिन में इसका प्रयोग एक बार जरूर करें। चाहे आप इसे अकेले में ही करें लेकिन आप इसका प्रयोग जरूर करें। अब हम ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर हम बहुत बेसिक लेवल की पढ़ेंगे। कल हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और उसके 3 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सकारात्मक विचारधारा पेश होती है, जैसे वह खेलता है, इसमें कहीं पर भी नहीं आएगा, ना शब्द का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो इसे अफर्मेटिव कहते हैं। तो हर चीज़ का एक फॉर्मूला होता है। तो इंग्लिश बनाने का भी जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, जरूरी नहीं है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हों, पास्ट इंडेफिनिट के हों, फ्यूचर इंडेफिनिट के हों, कोई से भी हों, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हों, किसी भी के भी हों, लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट इसमें देखिए वह है तो ही हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगती नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। और खेलने की होती है प्ले, तो यहाँ पर हो जाएगी ही प्लेज। नेक्स्ट है वह नहीं खेलता है, तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगा रहे हैं। सब्जेक्ट इसमें वह है तो हम ही लगा देंगे। अभी मैं आपको इसके पूरे एग्जाम्पल दूंगा, आपको परेशानी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ग्रामर इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं कर रही है। आपको बस बेसिक लेवल की ग्रामर आनी चाहिए और वो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे, उसके बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे,
और फिर आप बची हुई जितनी चीज़ें उसका यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक में क्या होता है क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और दूसरे में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं हो सकता। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि इंट्रोगेटिव वर्ड बाद में आ जाए, तो वो शुद्ध हिंदी नहीं होगी। तो इंट्रोगेटिव वर्ड अगर पहले आता है तो कैसे होता है, क्या तुम पतंग उड़ाते हो, तो इसमें देखिए आप क्या जो वर्ड आया है पहले आया है। तो इसलिए हम इस तरीके के सेंटेंसों को इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बची हुई चीज़ें लगा देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी लगे हुए हैं, येट नाउ और ये सब। और अगला देखिए इसमें बीच में आएगा तुम पतंग क्यों उड़ाते हो, तो इसमें हमें क्यों की अंग्रेजी भी लगानी पड़ेगी। ऊपर वाले में हमें क्या की अंग्रेजी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस वाले में हमें क्यों की अंग्रेजी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे और बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हो गया वह, तो ही। अब मैं आपको एक जरूरी चीज़ बताऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी अफर्मेटिव वाक्य होते हैं उन सब में ही, सी, इट और नाम के संग हमेशा एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो भी आपको ना याद रहे, आई है, वी है, यू है, दे है और सारे हैं, उनके संग ऐसे ईएस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। हमेशा ऐसे ईएस का प्रयोग ही, सी, इट और नेम के साथ ही होता है, सिंगल नाउन्स के संग ही होता है। तो वह स्कूल जाता है, इसमें देखिए ही लगा, तो ही के बाद फिर इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी थी। मैंने आपको बताया इसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है अफर्मेटिव में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हम वर्ब पर पहुंच जाएंगे। तो ही के बाद जाने की लगाएंगे हम सीधे, तो जाने की क्या हो जाएगी, गोज। गोज गो हो जाएगी। गो में ऐसे ही एस इसलिए लगेगा क्योंकि ही के साथ ही, शी, इट और नाम के संग ऐसे ही ये ज़रूर लगता है, तो ही गोज टू स्कूल। तो ये हमारा पहला वाक्य हो गया कंप्लीट। दूसरा देखते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, प्ले क्रिकेट, इसमें ऐसे ही एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ही, सी, इट और नेम में से एक भी नहीं है ही। अगला देखिए ही है तो इसमें राइट्स लग गया। तो मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया ही, उसके बाद हमने वर्ब लगाई राइट। राइट में ऐसे ही एस इसलिए लगाया क्योंकि ही लगा हुआ है, तो ही राइट्स अ लेटर। सूर्य पश्चिम से निकलता है, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम द वेस्ट। कुछ लड़के हमेशा सच बोलते हैं, गुड बॉयज ऑलवेज टेल द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ का हम यूज ज़्यादा करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क। वह बाजार से सामान खरीदता है, ही गोज टू द मार्केट टू बाई द गुड्स। वह झूठ बोलता है, ही टेल्स लाई। ही के संग टेल्स इसलिए लगा, मैंने आपको पहले बता दिया है, ऐसे ये लगता है ही, शी, इट और इसके संग में। अब देखिए अगला है, तुम रोज़ दूध पीते हो। ये तुम जो है, जो यू बना हुआ है, इसमें ऐसे ही एस नहीं लगेगा। यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। एवरी डे क्या है, ईटीसी में आया। मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट आया। ड्रिंक क्या है, वर्ब आई। सब्जेक्ट क्या है, यू आया। तो इस तरीके से अगर हम फॉर्मूले से पढ़ेंगे तो हमें ज़रा देर में याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। राम सोहन के साथ घूमने जाता है। राम क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रख देना है उठाकर, हमें कुछ सोचना ही नहीं है, इस फॉर्मूले के हिसाब से ही चलना है। हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट सबसे पहले हमें रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखनी है जो इसमें आती नहीं है, फिर हमें वर्ब रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो राम हमने सबसे पहले यूज़ कर लिया, सब्जेक्ट है क्योंकि। उसके बाद जाने की लगा दी गोज। उसके बाद फॉर अ वॉक विद सोहन। सोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आज आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस पूरे हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टोरी को लगातार पढ़ रहे हैं तो मेरा विश्वास रखिए 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरी ग्रामर आ जाएगी और आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का हम लोग कवर कर लेंगे और बिल्कुल आप परेशान मत होइए, बस आप लगातार मेरे साथ पढ़ते रहिए। और ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए थैंक्स। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप डेली कंटिन्यू पढ़ाई करें। अगर आपने एक बार इंट्रोडक्शन दे लिया है तो आप पूरी क्लासेस देखिए। जब तक आपके मन के अंदर रेगुलरिटी नाम की चीज़ नहीं आएगी तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं वो स्लाइड ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और लाइक करने के बाद उन ग्रुप्स में भी ज़रूर सेंड कर दिया करिए जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रूरल एरियाज़ के हैं और वो बड़ी क्लासेस में एंट्री नहीं कर सकते। तो मैं उन्हें पढ़ाऊँगा, मैं उन्हें इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। उनकी ख्वाहिश की जो एक ख्वाहिश है कि वो हाँ पढ़ें और इंग्लिश सीखें, तो वो ज़रूर पूरी होगी। लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेरे साथ रहना ज़रूरी होगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ।